भारत का जो कानून है वह इस बात को मानता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक दोष साबित ना हो जाए तब तक हम किसी को भी दोषी नहीं मान सकते। तो संदीप सिंह जी पे जो आरोप लगे हैं मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए, यौन शोषण के, छेड़खानी के, एक जूनियर महिला कोच को तंग करने के, उनकी सत्यता को लेकर हम किसी निष्कर्ष पे इस समय तो नहीं आ सकते। हाँ, इतना जरूर है कि इसकी जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए और यदि जो पीड़िता के आरोप हैं वह सत्य हैं तो फिर इसमें न्याय के पक्ष में फैसला होना चाहिए। हालांकि विपक्ष इस बात के आरोप भी लगा रहा है एसआईटी गठित करने का फायदा क्या है जब वो एसआईटी डीजीपी द्वारा गठित की गई है और डीजीपी स्वयं हरियाणा सरकार के अधीन है। तो फिर ये कैसे सुनिश्चित होगा कि जो एसआईटी की जांच है उसकी जो रिपोर्ट है वह निष्पक्ष होगी, न्याय संगत होगी। खैर, जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो धाराएं उनके ऊपर एफआईआर में डाली गई हैं, हम उनके ऊपर बात करते हैं। एक लॉ के स्टूडेंट होने के नाते, एक जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट होने के नाते, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होने के नाते आप सभी को ये पता होना चाहिए कौन कौन सी धारा ऐसे मामलों में लग सकती है और उन धाराओं के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो खबरों के अनुसार उनके ऊपर 5 धाराएं लगी हैं। आईपीसी का सेक्शन 354, सेक्शन 354A, सेक्शन 354B, सेक्शन 342 और सेक्शन 506। समझने की कोशिश करते हैं कि जो धाराएं एफआईआर में दर्ज की गई हैं किस किस अपराध के आरोप में लगाई गई है और आईपीसी के अनुसार उसमें सजा के क्या प्रावधान है। अगर हम बात करें सेक्शन 354 की, सेक्शन 354 कहता है पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। इस धारा के अनुसार उन अपराधों में सजा मिलेगी जिसमें किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से उस पर हमला किया जाए। इसमें कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है, प्लस इसमें फाइन भी है जो कि डिफाइन नहीं करा गया है। ये जज के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो सजा सुनाते वक्त क्या क्वांटम तय करते हैं। सेक्शन 354A में सेक्सुअल हैरासमेंट यानी कि यौन शोषण के अपराध को अंजाम देने पर जो सजा हो सकती है उसको डिफाइन किया गया है। इसमें हमें 4 क्लॉजेस देखने को मिलते हैं जिसमें कि गलत तरीके से छूना, अश्लील सामग्री दिखाना, गलत तरीके से गलत मांग रखना या फिर अश्लील टिप्पणी करना। इन 4 बातों को सेक्सुअल हैरासमेंट के रूप में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अश्लील टिप्पणी करने पर अधिकतम 1 साल तक की सजा का प्रावधान है या फिर फाइन या फिर दोनों। और जो बाकी के 3 मैंने बताया कि अश्लील सामग्री दिखाना, गलत तरीके से छूना, गलत तरीके की मांग रखना, इन अपराधों को अंजाम देने पर 3 साल तक की सजा है। इसके अलावा फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों। इसके अलावा इस एफआईआर में सेक्शन 354B को भी डाला गया है। सेक्शन 354B कहता है कि पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमन विद एन इंटेंट टू डिसरोब, यानी कि किसी महिला पे इस उद्देश्य से हमला करना कि उसको निर्वस्त्र कर दिया जाए। अगर इस तरह की कोई कोशिश करता है तो उसमें कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके अलावा सेक्शन 342 भी इसमें लगा है जो कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करता है, यानी कि किसी को गलत तरीके से अगर कोई बंदी बना के रखता है, रोक के रखता है। तो यहाँ पे उस महिला ने ये कहा कि मंत्री संदीप सिंह ने महिला जूनियर कोच को अपने केबिन में बुलाया और वहां पे रोक के रखा और उनसे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी। तो इसी आधार पे सेक्शन 342 इस एफआईआर में दर्ज हुआ है। इसमें अधिकतम 1 साल की सजा का प्रावधान है या फिर अधिकतम 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों। 5वीं और अंतिम धारा जो इस एफआईआर में दर्ज की गई है वो है सेक्शन 506। आईपीसी के सेक्शन 506 बात करता है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, यानी कि आपराधिक धमकी देने की। यदि कोई व्यक्ति किसी को धमकी देता है तो उसमें अधिकतम 2 साल तक की सजा या फिर जुर्माने का प्रावधान है या फिर दोनों। तो साथियों, ये तो बात हो गई कि जो एफआईआर दर्ज हुई है हरियाणा सरकार में मंत्री संदीप सिंह के ऊपर, उसमें आईपीसी के कौन कौन से सेक्शंस इस मैटर में लगाए गए हैं। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस तरह के मैटर्स में और कौन से कानून हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आपने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, इस कानून के बारे में भी सुन रखा होगा। ये भी सवाल उठता है कि क्या वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ वर्क प्लेस में अगर सेक्सुअल हैरासमेंट होती है तो वहां पे एप्लीकेबल होता है। और ये शिकायत जो दर्ज करी गई है उसका नेचर इस तरीके का है कि उसमें ये वाली धाराएं जो हमने अभी डिस्कस करी ये एप्लीकेबल है और पुलिस ने उसके अनुसार ये धाराएं लगाई हैं। अब देखने वाली बात ये है कि इसके परिणाम क्या निकल के आते हैं, एसआईटी किस निष्कर्ष पे पहुंचती है और आगे चल के इस मैटर में क्या होता है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरह का मामला हमने 2017 में भी देखा था। #MeToo कैंपेन चला था और उसमें कई महिला पत्रकारों ने एमजे अकबर पे संगीन आरोप लगाए थे यौन शोषण के, छेड़खानी के, और तब एमजे अकबर को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। इस मीटू कैंपेन ने पूरे भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में एक भूचाल लाके रख दिया था। बहुत से हाई प्रोफाइल बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुर्सियां छिन गई थी इस कैंपेन के कारण। बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं रहा था। कास्टिंग काउच और क्विड प्रो क्यो के मामले हमें देखने को मिले। नाना पाटेकर, आलोकनाथ और साजिद खान, इस तरह के बड़े बड़े एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, इनके ऊपर भी यौन शोषण और छेड़खानी के आरोप लगे, जिससे उनकी छवि को बहुत आघात पहुंचा। उस समय तो कुछ हो नहीं पाया था, आरोप लगे लेकिन मामले की कोई छानबीन भी नहीं हुई, कोई सजा भी नहीं मिली। बस जो उस समय के मंत्री थे एमजे अकबर, उन्हें
उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और आज हमने देखा कि जो संदीप सिंह जी हैं, इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन इन्हें खेल विभाग छोड़ना पड़ा, जो कि अब चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी के पास चला गया है। जो पीड़िता जूनियर महिला कोच है, उसके आरोपों में कितनी सत्यता है, या फिर जो मंत्री संदीप सिंह हैं, जो अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो ये आरोप हैं ये इनकी छवि को धूमिल करने के लिए लगाए गए हैं, वे आज तक मिले भी नहीं है उस जूनियर महिला कोच से। इनमें से कौन सच्चा है, इसके बारे में आप और मैं कुछ नहीं कह सकते। जो रूमर्स हैं, अफवाहें हैं, हमें उन पे नहीं जाना चाहिए, हमें ये सब कानून के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और देखते हैं कि इस मामले में क्या कानूनी प्रक्रिया होती है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। धन्यवाद।